खुद को आइडेंटिफाई करना, खुद की वीकनेस और खुद की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना, आपके साथ वाला क्या कर रहा है, इस पे ध्यान नहीं देना। वो क्या सोच रहा है आपके पढ़ने के तरीके को देख के, वो भी ध्यान नहीं देना है। शायद वो भी आपके बारे में ऐसे ही सोचता हो कि ये जैसे पढ़ेगा मैं वैसे पढ़ूंगा, नहीं। आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट जाता है बचपन से। Hello everyone, very good evening. My name is Shubham Singh Hania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से मिलवाने वाला हूँ. शी इज सीए निधि शर्मा और इन्होंने रिसेंटली जीआरएफ इन कॉमर्स भी क्वालिफाई कर लिया है. इनसे बात करके बहुत ही मजा आने वाला है बिकॉज जनरली क्या होता है कि जो कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं या जो कॉमर्स के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट सी कोर्स के पीछे पागल होते हैं लिटरली. और नाउ व्हेन शी इज ऑलरेडी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो इनके अंदर पैशन जागा कि मुझे टीचिंग में जाना है. देन शी अपीयर्ड फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम और इन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में जीआरएफ इन कॉमर्स हासिल किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस निधि एंड वेलकम टू द चैनल. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। निधि कैसा लग रहा है आपको? मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी खुद में एक ऐसा कोर्स है जिसको लेके स्टूडेंट्स दीवाने होते हैं. स्टूडेंट्स को लगता है कि यार ये हासिल कर लिया तो आई थिंक सब कुछ अचीव हो गया. उसको क्वालिफाई करने के बाद आपने नेट का सोचा तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए स्टूडेंट्स को कि आप कैसे पहुंचे. मतलब हाउ वाज दिस ट्रांजिशन? आसपास का माहौल कैसा था? पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था? इसके बारे में कुछ बताइए. सर ऐसा था कि सीए फाइनल में जाके मुझे समझ आया, सीए फाइनल में जाके मुझे समझ आया कि टीचिंग जो है वो मेरे लिए है, और ये सीए वाला जो काम है ना उसमें मुझे इतना मजा नहीं आ रहा जितना मुझे लोगों को पढ़ाने में आ रहा है। और जैसे पढ़ाने का तरीका होता है टीचर्स का, स्पेशली लॉ मेरा सब्जेक्ट था, तो उसमें रियल लाइफ एग्जांपल से पढ़ाना। जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो उसके एग्जांपल्स क्या-क्या हो सकते हैं, वो रियल लाइफ एग्जांपल से पढ़ाना। तो वो मैंने जब पढ़ाया और मेरे साथ वाले लोगों को समझ आया और अल्टीमेटली उनके एग्जाम में मार्क्स भी इंक्रीज हुए, तब जाके मुझे लगा कि मुझे टीचिंग में जाना है। पेरेंट्स को जब मैंने ये चीज़ बताई तो दे वर सुपर सपोर्टिव, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद टीचर्स हैं दोनों, ओके. तो उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट था। और जो आपने एक और चीज़ बोली कि सीए बनने के बाद में कैसा लगा? सीए बनने से पहले मुझे ऐसा ही लगता था कि मतलब ये अचीव कर लिया तो सब हो गया। मतलब लाइफ में आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा कि ये मिल गया तो, लेकिन होने के बाद लगेगा कि नहीं अभी और करना है और बाकी है। आई थिंक आप जैसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है बिकॉज जनरली जब लोग इनिशियली जब हम किसी से बात करते थे तो लोगों को लगता था कि टीचिंग इज अ हाफ डे प्रोफाइल कि भाई आधे घंटे आधे दिन में पढ़ा के फ्री हो गए. ठीक है. बट नाउ व्हेन आई एम स्पीकिंग टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में वो लोग टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं जो पैशनेट हैं इस चीज को लेकर कि हम कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, हम कुछ नॉलेज शेयरिंग करेंगे. तो दैट्स वंडरफुल एंड निधि हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। निधि हम चाहेंगे कि आप स्टूडेंट्स को बताएं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही है. मतलब कब आपने प्रिपरेशन शुरू करी, अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम फ्रेम आपने डेडिकेटेडली दिया और आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी पेपर 1 को लेके, पेपर 2 को लेके. सर अच्छे से मैंने अप्रोक्सिमेटली 3 मंथ्स का किया था और 3 मंथ्स के कोर्स में ही एनरोल भी किया था। और वहाँ से मुझे पहले मैंने आपके यूट्यूब के सेशंस देखे। तो वहाँ से मुझे ये समझ आया कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता, क्या मेरी स्ट्रेंथ है और क्या मेरी वीकनेस है। क्योंकि सीए कोर्स में और ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी कवर हो जाती है। तो वहाँ कुछ चीज़ें आपका मतलब सुपर फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, जैसे फाइनेंस है। लेकिन स्टैटिक्स मेरे लिए मतलब सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहा है हमेशा से। तो मुझे ये समझ आया कि इस यहाँ मुझे दिक्कत है और यहाँ नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत खुद करूँ तो काम चल जाएगा। तो वो 3 महीने में इस तरीके से मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया कि खुद कितना पढ़ना है और क्लासेस से कितना करना है। ये सारी चीज़ें, तो 3 महीने का टाइम मोर देन इनफ था मेरे लिए। आई थिंक जब आप सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं, जैसे आपने ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स किया हुआ था तो यू आर एबल टू विजन आउट कि यार ये सब्जेक्ट्स तो मुझे आते हैं. फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको आता होगा, फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह आता होगा, टैक्सेशन आता होगा, लीगल एस्पेक्ट्स आता होगा. तो मोटा मोटा 50% ऑफ द सिलेबस तो आपने ऑलरेडी अच्छी ग्रिप बना रखी थी. तो आपको सिर्फ बाकी के 50% पे स्कोर करना था और आपने वहां पे सिस्टमैटिकली पढ़ाई करी और करेक्ट, एब्सोल्यूटली। राइट. निधि मुझे ये बताइए कि आप और साथ-साथ क्या कर रहे थे? मतलब आई अंडरस्टैंड कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया हुआ है, बट थोड़ा-सा मैं स्टूडेंट्स को एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि आप साथ में कुछ और पर्स्यू कर रहे थे, आप कोई जॉब कर रहे थे, या आपका डेली रूटीन था ताकि थोड़ा स्टूडेंट्स को आइडिया लग सके कि हाउ आर यू एक्चुअली प्रिपेयरिंग? सर आई वाज़ इन पार्ट टाइम टीचिंग, उसके साथ में पीएसयू के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन, और जिसमें हर एग्ज़ाम का सिलेबस अलग होता है। हुँ, जैसे बैंक का अगर मेरा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन चल रहा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है, तो उसका प्रिपरेशन बिल्कुल अलग होगा। उसके हुँ, अलावा अगर बेल का चल रहा है, तो बिल्कुल अलग होगा। हुँ, तो मुझे ये मान लीजिए कि दिन में 2 से 3 घंटे मिल हुँ, पाते थे
बाकी सबके लिए एडवाइस नहीं है। अगर आप सिर्फ नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 4-5 घंटे 6 घंटे दे सकते हो आराम से। मुझे इतना ही टाइम मिल पाता। तो इस तरीके से मुझे मैनेज होता था कि सुबह क्लास लेनी है लॉ की, 2-3 घंटे उसमें चले जाते थे। उसके बाद में 2-3 घंटे पीएसयू की प्रिपरेशन में और फिर इतने ही 2 घंटे का टाइम मेरे पास में नेट की प्रिपरेशन के लिए बचता था। तो आई थिंक बहुत ही डाइवर्स सेट ऑफ काम आप एक साथ कर रहे थे, बट आई थिंक ये प्रोबेबली एक स्किल है टाइम मैनेजमेंट, जो मैं हर स्टूडेंट से कहता हूँ कि अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट की स्किल है तो आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं क्योंकि मैंने बाकी एग्जाम्स भी क्वालिफाई किए हैं नेट के साथ में, पीएसयूज वाले भी। और मुझे ये लगता है कि आप दिन में 8 घंटे दे रहे हो किसी चीज को, वो जरूरी नहीं है। आप रोजाना 4 घंटे दे रहे हो, वो ज्यादा जरूरी। कंसिस्टेंसी इज द की। मतलब कंसिस्टेंटली करो। और मुझे ये भी लगता है कि जब स्टूडेंट्स ये कहते हैं या हम एज अ मेंटर स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आपको 10-12 घंटे पढ़ना है, ठीक है, या कुछ भी करना है, तो बेसिकली हमें शायद ये बैकग्राउंड में ये आइडिया होता है कि जब हम 10 घंटे कह भी रहे हैं तो शायद स्टूडेंट आजकल इतना डिस्ट्रैक्टेड है कि वो सिर्फ 50 to 60% ऑफ टाइम कंसंट्रेट करके पढ़ पाएगा। एब्सोल्युटली राइट सर। तो अगर आप 5-6 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ते रहते हैं या इवन 4-5 घंटे भी कंसिस्टेंटली पढ़ते रहते हैं 3 महीने के लिए, तो आई थिंक आप एग्जाम क्वालिफाई बहुत आराम से कर सकते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में सर। निधि, मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि पेपर 1 के अंदर और पेपर 2 के अंदर क्या-क्या टॉपिक्स ऐसे थे जहां पे आपने चैलेंज फेस किया? बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड कि पेपर 2 में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होंगे जिस पे आपकी अच्छी ग्रिप होगी। तो उनको आपने कैसे टैकल किया, उसके बारे में कुछ बताइए। पेपर 1 में सर टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड फिर भी इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन रिसर्च एप्टीट्यूड जो था वो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था। उसके अलावा जो हायर एजुकेशन, जो ये टॉपिक्स होते हैं जिनको मतलब जो सभी के लिए डिफिकल्ट होते हैं, वो मेरे लिए भी ऑब्वियसली डिफिकल्ट थे। और उनके लिए मतलब आपकी भी एडवाइस यही थी कि इन पे ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना, जितना जाना चाहिए उतना ही जाना चाहिए। और पेपर सेकंड में स्टैटिक्स जो है मेरी वीकनेस रही हमेशा से। स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग था। उसके अलावा मोटिवेशनल थ्योरीज, जितनी रोट लर्निंग वाली चीजें होती है, रट्टाफिकेशन जिनमें लगता है, वो चीजें मेरे लिए काफी डिफिकल्ट थी। पर बार-बार में सेशंस देखने से, प्रैक्टिस करने से वो भी दिमाग में कहीं ना कहीं रजिस्टर हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और निधि, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस बात पे एम्फसाइज किया कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये भी दिमाग में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कैटेगरी बना लेनी चाहिए, एबीसी कैटेगरी आपके पास में बनी हुई होनी चाहिए। मैंने सीए कोर्स से सीखा है। हाँ, ऑफ कोर्स ही बात है, क्योंकि अब पेपर 1 के अंदर 10 टॉपिक है, पेपर 2 के अंदर 10 टॉपिक है। अब कई बार हमें क्या लगता है कि एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं, इट इज गोइंग टू पे अस ऑफ। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज एग्जाम का पैटर्न इतना सिंपल नहीं है कि 5 क्वेश्चंस आने ही हैं। कभी 5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कभी सेम टॉपिक से 7 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दो। आपको किसी एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, किसी एक सब्जेक्ट को बहुत कम टाइम नहीं देना है। तो आई थिंक मतलब वर्क करती है। किसी टॉपिक को बिल्कुल छोड़ के भी मत जाओ, वो भी आप काम नहीं करने वाला। यदि एक स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सवाल आता है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत लोगों से बात करते हैं, अपने सीनियर से बात करते हैं, तो जिन्होंने बहुत साल पहले, फॉर एग्जांपल मैंने 2015 में एग्जाम दिया था और उस समय जेआरएफ क्वालिफाई किया था, तो उस समय मेरे सीनियर्स मुझे ये बोलते थे कि शुभम सिर्फ पास्ट ईयर्स लगा के चले जाओ और तुम्हारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, और समाउ हो गया। बट ओवर द इयर्स आई हैव बीन प्रिपेयरिंग कैंडिडेट्स, और मैं खुद भी एग्जाम दे रहा हूँ, तो मैंने एक स्टार्क डिफरेंस देखा इन टर्म्स ऑफ हाउ द पैटर्न हैज चेंज। मतलब जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने भी देखा है। क्वेश्चंस आ रहे हैं, दे आर मोर असर्शन रीजनिंग ओरिएंटेड क्वेश्चन, मोर कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्वेश्चन। तो उस पे आपका क्या टेक है, उसके बारे में कुछ बताइए। दिसंबर 2019 में जब मैंने अटेम्प्ट दिया था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काम चल सकता था, ऐसा पेपर आया था। मतलब थोड़ा इजी था अभी के मुकाबले। और अभी जो पेपर आ रहा था, जो मैंने देखा एग्जाम का पैटर्न, टेस्ट सीरीज देके देखा, तो मुझे समझ आया कि अभी बिल्कुल डिफरेंट है। और क्वेश्चन से तो काम बिल्कुल नहीं चलने वाला, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर टीचर से भी मैंने यही सुना, आपसे भी यही सुना, और क्वेश्चन देख के भी समझ आ ही जाता है कि कंसेप्ट के बिना नहीं होने वाला। और इसीलिए कोर्स में एनरोल करने का मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि टॉपिक मुझे बिल्कुल नहीं आते, मैंने टच भी नहीं किया उनको। तो उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मुझे मिली। जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड एक ऐसा टॉपिक है, आप कितने भी क्वेश्चन लगा लो उसके, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होगा, चाहे आप जितनी। और बहुत अच्छी चीज इसमें क्या है कि जब हम स्टूडेंट्स को थोड़े डिफिकल्ट सवाल कराते हैं ना निधि, तो इनिशियली स्टूडेंट्स को लगता है कि अरे सर तो बहुत डिफिकल्ट करा रहे हैं। जैसे मुझे याद है जब मैं लाइव सेशंस के अंदर वो बाउंसर क्वेश्चन कराया करता था स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च के, तो स्टूडेंट्स कहते थे सर इतने डिफिकल्ट आप करा रहे हो, इतने डिफिकल्ट आएंगे।
बट फिर फाइनली क्या हुआ, अभी मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ले रहा हूँ, आपसे बात हो रही है जैसे बहुत सारे और स्टूडेंट्स से, दे कीप टेलिंग मी कि सर वो क्वेश्चंस करने के बाद हमें ऐसा लगा कि जब हम एग्जाम में गए तो वहां पे क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजियर लेवल। तो सही सही बात है सर, ये एकदम, और ये मेरे साथ में हुआ भी है, जो एग्जाम दिया है मैंने। अगर मैंने वो क्वेश्चंस नहीं किए होते जो आपने बाउंसर्स कराए हैं, तो शायद मुझे भी पेपर डिफिकल्ट लगता। जब हम लोग आ रहे थे घर पे बस से ट्रेवल करके, तो और जो लोग पेपर दे के आए थे उनको पेपर इतना डिफिकल्ट लग रहा था कि जेआरएफ तो दूर की बात है, नेट भी क्लियर हो जाए तो पता नहीं एनटीए ने क्या ही पेपर बनाया है। जबकि मुझे पता था कि पेपर का पैटर्न यही है, और थोड़ा सा आपको ऊपर के लेवल की ही तैयारी करके जाना चाहिए ताकि आप एग्जाम को टेकल कर सको। यही जो माइंडसेट है ना निधि, वो मुझे लगता है डिफरेंस बना देता है सारा का सारा। प्रिपरेशन तो सारे स्टूडेंट्स ही करते हैं, बट ये जो आपका माइंडसेट है कि नहीं, एक लेवल ऊपर तैयारी करूंगी तो जेआरएफ क्वालिफाई होगा। अगर मैं सिर्फ पास्ट ईयर ही लगा के चला जाऊंगा या सिर्फ मैं उसी लेवल पे लगा के चला जाऊंगा, हर अटेम्प्ट में पेपर तो एक लेवल डिफिकल्ट ही बन रहा है ना, तो आप पिछले लेवल के हिसाब से जा ही नहीं सकते। निधि, नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि पास्ट ईयर्स को लेके क्या टेक है आपका? मतलब पास्ट ईयर्स को किस अप्रोच से देखना चाहिए? किस तरीके से वो हेल्प करते हैं? उनको कैसे टैकल करना चाहिए? या आपने उसको कैसे टैकल किया? इसके बारे में कुछ बताइए। पास्ट ईयर्स पे सर मेरा ये मानना है, पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आप एक बार ही बस देख सकते हो कि हाँ, एनटीए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। पास्ट ईयर भी लगा के नहीं जाने चाहिए। वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट भी नहीं होते हैं। मेरा ये मानना है कि उनपे सिर्फ आपको एक आइडिया लेने के लिए आप देख सकते हो, बाकी आपको नए नए क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, और जितने डिफिकल्ट लेवल के होंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो आपका अप्रोच है, मतलब एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा। दूसरा मुझे ये भी लगता है कि जब स्टूडेंट ओवर एम्फेसाइज करते हैं पास्ट ईयर्स पे, तो वो कभी उससे एक लेवल ऊपर नहीं उठना चाहते। उनको लगता है कि यार इसी लेवल का है, तो इसी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो और वो प्रॉब्लम हो क्या भी होगी? जाएंगे, वो आपसे हो भी जाएंगे, क्योंकि वो पास्ट ईयर के क्वेश्चन उनका लेवल ही नहीं है आप वाला। हुँ, हुँ। और जब नेक्स्ट ईयर पेपर आएगा जो एक लेवल डिफिकल्ट आएगा, फिर वो उनसे सवाल होंगे नहीं। बिल्कुल सही बात है सर। राइट। सो निधि, हमने बहुत एकेडमिक बात कर ली, बहुत स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर ली। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब आप ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अब आपने जेआरएफ इन कॉमर्स क्वालीफाई भी कर लिया है विद सच गुड परसेंटाइल। अ, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ? डू यू वांट टू गेट इंटो पीएसयू, इसके बारे में आप अभी बात कर रहे थे, और यू वांट टू गेट इंटो टीचिंग, या फिर आप पीएचडी जॉइन करने का सोच रहे हैं? सर अभी मेरे दिमाग में पीएचडी का ही है। हुँ, जेआरएफ ये क्वालीफाई होने के बाद से मेरे दिमाग में पीएचडी का ही है, पीएचडी ही करनी है। टीचिंग, पार्ट टाइम टीचिंग जो मेरी चल रही है सीए स्टूडेंट्स के लिए, वो चलती रहेगी, वो मुझे कंटिन्यू करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, जाना भी पीएचडी के लिए। हुँ। ठीक है, फैंटास्टिक। निधि, कुछ आपने स्ट्रीमलाइन किया है अभी तक? मतलब कुछ एरिया डिसाइड किया, उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? सर फाइनेंस में मुझे इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता है कि फाइनेंस में कर लेना चाहिए मुझे पीएचडी। ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, अगर आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी फाइनेंस में है, तो उससे फेवरेट अच्छा कुछ सब्जेक्ट हो भी है नहीं मेरा, सकता। लॉ और फाइनेंस, ये 2 ही सब्जेक्ट फेवरेट हैं हुँ, हमेशा से। ठीक है, फैंटास्टिक। निधि, कुछ पार्टिंग वर्ड्स आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनको किन इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, या क्या एक टिप आप देना चाहेंगे जो उनको हेल्प कर सकती है जेआरएफ क्रैक करने में? सर खुद को आइडेंटिफाई करना, खुद की वीकनेस और खुद की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना, आपके साथ वाला क्या कर रहा है, हुँ, इस पे ध्यान नहीं देना। वो क्या सोच रहा है आपके पढ़ने के तरीके को देख के, वो भी ध्यान नहीं देना है। शायद वो भी आपके बारे में ऐसे ही सोचता हो कि ये जैसे पढ़ेगा मैं वैसे पढ़ूँगा, नहीं। आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन-सा तरीका बेस्ट जाता है बचपन से। हुँ, कौन-सा तरी आपको अगर रात को पढ़ना पसंद है तो आप उसी को कंटिन्यू करो। हुँ, आपको दिन में अगर पढ़ना सही जाता है तो आप उसी को। आपके लिए 4 घंटे भी अगर इनफ है तो 4 घंटे में काम हो जाएगा। आपको लगता है आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको 8 घंटे पढ़ाई कर लेनी चाहिए। हुँ, आप वाले को देख के कुछ मत करो। और एक चीज़ कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे ध्यान दो। कोई टॉपिक्स तो ऐसे होंगे जो जिन पे आपकी ग्रिप है पहले से, उन्हीं पे टाइम लगाए जाना सही नहीं है। हुँ, ध्यान दो जो आपको बिल्कुल नहीं आते, जो जिनमें आप बहुत वीक हो, उन पे ध्यान देना चाहिए आप। हुँ। ये एक चीज़ मुझे लगती है कि सब स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए। बिकॉज़ हमारी शायद साइकोलॉजिकल टेंडेंसी ऐसी है, या बचपन से हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हम हमेशा गुप्ता जी के लड़के के बारे में बात करते हैं या गुप्ता जी की लड़की के बारे में बात करते हैं। और हम कंपैरिज़न में ये भूल जाते हैं कि शायद हमारी इंडिविडुअलिटी अलग है, और हमें अपनी इंडिविडुअलिटी के हिसाब से स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आइडेंटिफाई करके फोकस करना चाहिए। वो आपको मतलब ऐसा मेरे पेरेंट्स भी किया करते थे 10th क्लास तक, पर मैंने आई जब खुद थिंक को सबके प्रूव कर पेरेंट्स दिया, करते हैं, मतलब दे आर नो डिफरेंट। वही मैंने जब खुद को प्रूव कर दिया अच्छे मार्क्स लाके, तो फिर उसके बाद से वो चीज़ बंद हो गई। उनको समझ आ गया कि ये जैसे इसका पढ़ने का तरीका है वो बेस्ट है। हुँ, हुँ, कम पढ़ के भी इसने उससे ज़्यादा मार्क्स, जो गुप्ता जी का लड़का है उससे ज़्यादा मार्क्स आ ही गए, तो क्या दिक्कत वाली बात है। हुँ।
फैंटास्टिक। सो निधि, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई एम श्योर कि जो भी स्टूडेंट्स ये इंटरव्यू देखेंगे उनके लिए आप एक रोल मॉडल होंगी। उनके दिमाग में ये होगा कि वो अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज़ मुझे लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड कोर्स है कॉमर्स की फील्ड में, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कोई भी फॉलो कर सकता है। ऑफ So कोर्स सर। congratulations once again, and it was lovely थैंक talking यू। to you. Thank you. और सर आपसे मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। Thank you so much, Nidhi. Keep growing and all the very best. Thank you so much. थैंक यू सर।